चले भाई आ जाए यार। हमारे पास अ, ये नवंबर 18 का एक पेपर है। सही है भाई। आ जाए यार। इन विच सिचुएशंस इन विच सिचुएशन आर देयर डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास सोशल बेनिफिट जो है वो ज्यादा है और सोशल कॉस्ट कम है। अगर प्राइवेट बेनिफिट एक्सीड करता है प्राइवेट कॉस्ट को, तो भाई देखो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के अंदर हम लोग एक्सटर्नल बेनिफिट की बात कर रहे हो, तो मतलब ये नहीं हो सकता। प्राइवेट बेनिफिट एक्सीड सोशल बेनिफिट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। डी पे आते हैं, सोशल बेनिफिट एक्सीड प्राइवेट कॉस्ट। नहीं सर, ये जब होता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, जब क्या होता है, सोशल बेनिफिट इज ज्यादा। ठीक है। और किससे ज्यादा हो, प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा हो या सोशल कॉस्ट से। ठीक है। डन है। तो सर, अब जब इसने वर्ड बोला ना कि भाई हमारे पास विच सिचुएशन आर देयर डेफिनेटली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, सही है। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि जब कभी भी सोशल बेनिफिट ज्यादा होगा प्राइवेट बेनिफिट से, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे तो हमेशा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होगी ही। मतलब वहां पे हमेशा एग्जिस्टेंस होगी ही ईबी की, एक्सटर्नल बेनिफिट की। ठीक है। सी आंसर है। A cost benefit analysis is carried out on the construction of a hydroelectric power station. Which combination, अच्छा cost benefit analysis मतलब आप जो है वो सारी कॉस्ट और चीजों को देख रहे हो बिफोर construction of a hydroelectric power station. Which combination of circumstances would be most likely to lead to the scheme being approved? देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी स्कीम अप्रूव जब ही होती है जब उसके सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट। ठीक है। तो प्राइवेट बेनिफिट आर ग्रेटर नहीं, सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट नहीं सर, नॉट टोटल कॉस्ट। सोशल बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन सोशल कॉस्ट, तभी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो है वो अपना आपकी इस स्कीम को अप्रूव किया जाएगा कि भाई ये जो है सोसाइटी के लोगों के लिए जो है वो अच्छा है। आगे चलते हैं। What does not pose a threat to the achievement of allocative efficiency? जब मैं allocative efficiency की बात करता हूं, तो सर यहाँ मेरे पास तीन चीजें हैं। एक MSB इज इक्वल टू MSC, सही है। दूसरा कि यहाँ पे MC इज इक्वल टू AR होता है या MC इज इक्वल टू प्राइस होता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट डज नॉट पोज। अच्छा, अब नॉट को हटाते हैं, व्हाट डज पोज अगर मैं देखूं कि एलोकेटेड एफिशिएंसी को थ्रेट कब मिलता है, जब हमारे पास सर क्या होता है यार कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज है, और प्रेजेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक एलिमेंट्स है। तो क्या होता है भाई हमारे पास जो है वो थ्रेट होता है कि आप जो है वो इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होंगे। थ्रेट कब नहीं होता, नॉट हटाएंगे, जब इनकम इनइक्वालिटी है। ठीक है। आगे चलते हैं। The diagram shows budget line and an indifference curve. The consumer's initial position is T. सही है। The diagram, the price of good X then falls. ठीक है। The consumer का जो इनिशियल पोजीशन है वो कौन सा है, आपका टी वाला पॉइंट है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये रिपीट हुआ है, हमने पहले भी ऐसा कुछ करा है। ठीक, अब क्या हो रहा है हमारे पास, विच कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट द मूवमेंट इन डायग्राम इज करेक्ट। सबसे पहली बात तो ये कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली बात, टी टू क्यू रिप्रेजेंट्स परफेक्ट इलास्टिसिटी। क्या ये परफेक्ट इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड टी टू पी रिप्रेजेंट्स अ गिवन गुड। देखिए टी से लेके पी तक क्या ये गिवन गुड है, जरा देख लेते हैं भाई हम लोग यहाँ पे कि टी टू यू जो है, सही है। सर ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है। डन है। अच्छा, जब मैं यू टू एस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, यू से लेके एस तक की बात करता हूँ, तो क्या हो रहा है सर हमारे पास जो है इनकम इफेक्ट है, ये किसके लिए, नॉर्मल गुड के लिए। ठीक है। डन है। अगर मैं यू से आर की बात करता हूं, सही, अगर मैं यू से आर की बात करता हूं तो ये क्या है, इनकम इफेक्ट तो है बट इंफीरियर गुड के लिए। अगर मैं यू से पी की बात करता हूं तो सर वो मेरे पास क्या है, दैट इज माय गिवन गुड। ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि यू से पी है, तो इनकम इफेक्ट आउटवेज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जरा देख लेते हैं, क्या टी से लेके पी, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है गिवन गुड को, नहीं। क्या आर टू एस रिप्रेजेंट कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आर टू एस, नहीं सर। ठीक है।
आगे चलते हैं। टी टू यू रिप्रेजेंट्स अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टी टू यू, हाँ सही है, ये बात तो सही है। टी टू क्यू रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल गुड। टी से लेके क्यू जो है वो नॉर्मल गुड रिप्रेजेंट जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, टी टू यू रिप्रेजेंट अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सही बात है। यू टू पी रिप्रेजेंट्स एन इनकम इफेक्ट, सही है, डन है। यू से लेके पी क्या है आपका, इनकम इफेक्ट है ना। अब ये थोड़ी बोला गिवन है कौन सा, बस बोला इनकम इफेक्ट है तो हम इसको टिक करेंगे। आगे चलते हैं। The diagram shows various combination of apples and rice that are potentially available to a consumer, ठीक है। इन if standard indifference curves were added, सही है। अगर एक स्टैंडर्ड इंडिफरेंस कर्व है तो इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसे बनता है, सही है। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि दे वुड शो दैट द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन एक्स एंड कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, सही है। मतलब हमने ये कर्व क्यों बनाया यूं, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन एक्स और कॉम्बिनेशन डब्ल्यू में हमारे पास इसने क्या बोला कि यार कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है दैट इज क्या भाई, सेम, ठीक है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, सही है। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन वाई एंड कॉम्बिनेशन जी। कॉम्बिनेशन वाई और कॉम्बिनेशन जी में क्या वो इनडिफरेंट है, सर कहीं से भी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो सर सर ये तो नहीं है, जी बोले। सर ये अगर इंडिफरेंट कहते हैं तो ये हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइक व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन ग्राफ पर? देखो इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम। असल में उन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो है वो सेम कहाँ पे हम लोग बिटवीन कॉम्बिनेशन एक्स एंड कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, जी। सही है। तो हमने इन दोनों चीजों से लाइन जो है वो ड्रॉ करी। अब हमें देखना है कि और हमें क्या पता चल रहा है ना यहाँ से, तो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन जी एंड कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, क्या ऐसा है हमारे पास यहाँ पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ना एक और कर्व जो है वो बना सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा इनडिफरेंस कर्व ये है, लेट सपोज जेड भी मेरा क्या है, IC1 है, ठीक है। तो क्या कंज्यूमर जो है आपके सामने ना देखो, वाई पे जी पे हर जगह पे अलग अलग है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, ठीक है, डन है। मतलब वो सेम सेटिस्फैक्शन जो है वो आपको नहीं दे रहे हैं, सही है। तो सर क्या पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रेफर कॉम्बिनेशन जेड टू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, क्यों सर, क्योंकि ये इसका ज्यादा जो है वो चाहता है कि मैं जेड पर ऑपरेट करूं, बट ड्यू टू शायद बजट वगैरह वो कर नहीं पा रहा। उसकी प्रेफरेंस तो ये ही है कि वो कॉम्बिनेशन जेड पे ऑपरेट करे, ठीक है, डन है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर वो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है कि वो वाई पर ऑपरेट करे, तो एक चीज याद रखें कि अगर मैं इन डिफरेंस कर वाई बनाता हूँ दैट इज IC2, तो कभी भी आप जो है वो पीछे आना नहीं चाहेंगे, आप हमेशा जो है ये एक तो वांड का कर्व है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि IC2 पे कोई भी ऑपरेट करना नहीं चाहेगा, सब जो है वो IC1 पे ऑपरेट करना चाहेंगे, ठीक है, डन है। चलें आगे चलते हैं जरा। द स्केड्यूल शो द शॉर्ट रन। और सर, जी बोले। सर एक मिनट वो पीछे वाले क्वेश्चन में जाएंगे, ये आपने बीच में लाइन क्यों बनाई है सर? कौन सी वाली। सर ये जो बीच में जो लाइन जा रही है फ्रॉम दी ओरिजिन। सर ये मैं आप हटा दें इसको, अब आप देख लें बोले। सर ये तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंज्यूमर वैल्यू प्रेफरिंग कॉम्बिनेशन जी टू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू। सर क्यों? सर इनडिफरेंस कर्व को का मतलब क्या है। मेरे यहाँ पे लाइक सेम प्राइसेस, सेम क्वांटिटी होती है। मतलब इनडिफरेंस कर्व मैं ये बोल सकता हूँ ना कि यार ये मेरी वो ख्वाहिशों का कर्व होता है, ये मेरी वांट्स का कर्व होता है, क्योंकि हमें डिफरेंट कंजम्पशन बंडल की मैं बातें जो है वहां पे कर रहा होता हूँ, ऐसा ही है या नहीं, डन है। जी। तो आप क्या चाहेंगे कि आप IC1 पे ऑपरेट करना चाहेंगे, या आप जो है वो IC पे ऑपरेट करना चाहेंगे, या IC2 पे। फिर आई सी। IC पे क्यों करना चाहेंगे आप। सर क्योंकि लाइक दो ऑप्शंस हैं। देखें हम लोग ने जब कर्व यहाँ पे बनाया था
तो आपको याद होगा कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मजा तो आता है बट इतना नहीं आता। ई में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। आई बात समझ? डन है। तो सर कंज्यूमर प्रेफर्स कॉम्बिनेशन जी टू कॉम्बिनेशन डब्ल्यू, मतलब लाइक ओवरऑल आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस कॉम्बिनेशन जी सबसे बेस्ट है कंज्यूमर के लिए। ये जैसे कि ये वाला है ना कि हम सब ये, अच्छा चलो, हम सब यही चाहते हैं ना कि हम लोग पीपीसी के बाहर ऑपरेट करें, पर हम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम हर चीज जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट को अचीव करें, हमारा हमेशा का यही मकसद होता है। बट क्या वो हम कर सकते हैं? ये बात है, ठीक है। ओके सर। कि भाई हमारे पास हर बच्चा चाहता है कि हमें डिस्टिंक्शन चाहिए, बट क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? प्रेफरेंस तो है ना। क्या प्रेफरेंस ए स्टार है या डिस्टिंक्शन है? डिस्टिंक्शन प्रेफरेंस होती है हर किसी की, बट अब वो लाए किस पे कर रहा है वो अब उसका मैटर है, ठीक है। चलो, the schedule shows the shorter marginal cost of producing good eggs given that the total fixed cost is $50। सही है। which level of output minimize the average total cost? अब यहाँ पे अगर मैं देखूं सर क्या हो रहा है कि मुझे निकालनी है एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट इसकी आ रही 50। कितनी आ रही है? 50 आ रही है, 45 आ रही है, जरा देखें। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो निकलती है सर, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सही है। तो यहाँ पे देखें टोटल कॉस्ट पहले तो मैं निकालूंगा, कितनी आ रही है? 45। यहाँ पे सर कितनी आ रही है मेरे पास? 45 प्लस 50, तो ये कितना हो गया मेरा? 95, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कितनी? 50 है। और मार्जिनल कॉस्ट तो हम रेफर भी कर सकते हैं कि एज अ क्या है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ आ गया 95, ठीक है। फिर क्या हो गया? 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 80। 80 प्लस 50 इज 135। ओ 80 कितना होता है? 80 प्लस 50 कितना होता है? सर 80 प्लस 50 क्यों करेंगे? कितना करेंगे हम लोग? ओके सर। कितना होगा? सर 130, फिर कितना? फिर 140। अच्छा, देखें असल में होता पता है क्या है यहाँ पे, कि एक चीज याद रखें कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 45 है। सही है। ये 40 क्या 2 यूनिट्स का है? नहीं, 40 क्या है? सेकेंड यूनिट का। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है हमारा। सही है, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो करते हैं 240 जा। ओ भाई, सेकेंड यूनिट की कॉस्ट 40 है, थर्ड यूनिट की कॉस्ट 30 है। जी जी। सही है। ये नहीं है कि 3 यूनिट 30 रुपए के हैं तो फिर 90 होता आखिरी, फोर्थ वाला 80 होता, फाइव वाला 100 होता। सही है। डन है। जी सर। सर अब बताइए कि हमारे पास क्या हुआ? 45 प्लस 40 इज कितना? 95। और 95 प्लस 50 कितना होता है? सर 95 इज, ये ओ 85 सॉरी, 40 प्लस 45 इज 85। 85 प्लस 50 कितना होता है आपका? 135। सही है। सॉरी। अब फिर क्या होगा सर हमारे पास? 135 प्लस 30 कितना होता है? सर फिर 165। 165। 165 प्लस 20 कितना होता है? 185। 185 प्लस 20 कितना होता है? 205। ठीक है। अब जरा एवरेज टोटल कॉस्ट निकालें तो पहले की तो 95 ही आएगी, दूसरे की 135.2, 135 डिवाइड बाई 2 है 67.5, तीसरे का 165 डिवाइड बाई 3 इज कितना? 55। ठीक है। 185 डिवाइड बाई 4 कितना होता है? 46 पॉइंट 46.2। समथिंग है। और फिर 205 डिवाइड बाई 5 कितना होता है? 41। 41। तो एवरेज टोटल कॉस्ट सबसे मिनिमम कहाँ पे आ रही है आपकी? 5। सही है। चलें, तो सर ये क्या हो गया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट मस्ट बी फाउंड इन टू मार्केट्स फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल? देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो आप लोगों को मैंने एक कर्व भी कराया था कि वो चलती है पीईडी से। सही है। डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, सर ये तो हमारे पास वहां भी होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में भी होते हैं। तो क्या वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है? तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट तो एकदम ही वही फारेग है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करें, ठीक है। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर पीईडी के बारे में बात हो रही है ना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सर क्या होता है कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस, सही है, टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, रीजंस नॉट नॉट एसोसिएटेड विद द कॉस्ट। क्या बात समझ आई? डन है। जी सर। चलें भाई आगे चलते हैं जरा। फिर हमने बात करी, अ फर्म मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट, ठीक है। चलें भाई, एंड बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स टोटल रेवेन्यू, ठीक है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, मतलब टोटल रेवेन्यू का मतलब सर क्या होता है यार, हमेशा एक चीज याद रखें, जब कोई भी सेल्स रेवेन्यू गिवन है तो एम आर विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, जीरो होगा या क्या होगा? इक्वल मैक्सिमाइजिंग टू जीरो। टोटल रेवेन्यू। वापस से पूछ रहा हूँ मैं, देख लें क्योंकि ये सवाल पढ़े तरफ, मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट सर, क्या है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे सर क्या होता है हमारे पास, हम बात करते हैं एम सी इज इक्वल टू एम आर की, ठीक है सर। डन है। तो इसका अगर कर्व बनाते हैं, ये आ गया आपका ए आर, ये आ गया आपका एम आर, और ये आ गई सर आपकी मार्जिनल कॉस्ट की लाइन, ठीक है। ये कॉस्ट, ये प्राइस, और ये प्रॉफिट, ठीक है। डन है। तो आप खुद देखें यहाँ पे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या जीरो है? जरा बताएं इसका आंसर हो क्या सकता है, पहले तो ये बताएं। सर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? सर क्योंकि अगर उनको मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स करने हैं और टोटल रेवेन्यू, तो प्रॉफिट्स एम सी इज इक्वल टू एम आर होंगे, और टोटल रेवेन्यू एम आर इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एम सी भी जीरो ही होना चाहिए टू बी इक्वल। देखें, देख लेते हैं जरा हमारे पास कि यार है तो मार्जिनल कॉस्ट जीरो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यही हमें जो है यहाँ से जो है वो पता चल रहा है। पर होता ये कि देखें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर करता है व्हेन एम सी इज इक्वल टू एम आर, ठीक है। अगर एक फर्म मैक्सिमाइज करती है अपना टोटल रेवेन्यू इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब है कि वो ऑपरेट कर रही है एम आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो, अगर एक इफ एम आर इज इक्वल टू जीरो, फर्म अभी भी जो है वो मैक्सिमाइज कर रही है प्रॉफिट, ठीक है। तो सर अब इस पॉइंट पे आपका एमसी भी जो है वो जीरो ही होना चाहिए, ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को क्या कर सके, होल्ड अप कर सके, ठीक है। डन है। जी सर। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल चेंज reduces the minimum efficient of scale of production in the industry, what is likely to result? देखें, हमारे पास सर क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से क्या हुआ कि मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल जो है ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री, लेट सपोज पहले अगर हमारा जो मार्जिनल एफिशिएंट टू स्केल अगर 10,000 यूनिट्स पे था, सही है, तो अब हमारा जो मार्जिनल एफिशिएंसी टू स्केल है वो हो रहा है लेट सपोज 7,000 यूनिट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो सर व्हाट इज लाइकली टू रिजल्ट, अब सर क्या हुआ हमारे पास के नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं, सही है। और हमारे पास सर क्या हो रहा है यार कि साइज ऑफ फर्म्स जो है वो सर क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। आई बात समझ, क्लियर है? देखें, अब एक चीज याद रखें, हमारे पास के अगर जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एमईएस को रिड्यूस करेगा, तो अब फर्म्स जो है वो ऑपरेट कर सके एफिशिएंटली एट अ स्मॉलर स्केल, जिसकी वजह से दे विल बी एबल टू अलाउ मोर फर्म्स टू एंटर। बट बहुत सी फर्म्स हैं जिनको अपने पास इतना अपना एक्सपेंशन वगैरह जो नहीं करनी है टू बी कॉस्ट एफिशिएंट, तो इस वजह से फर्म का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर है। आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर अ फर्म इन इम्परफेक्ट कंपटीशन व्हिच लेवल ऑफ आउटपुट वुड रिड्यूस वुड प्रोड्यूस ओनली अ नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बड़ा एक इजी सा क्वेश्चन है, कि ऑब्वियस सी बात है, जब नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है सर हमारे पास ये, एक ऐसा आउटपुट जहाँ पे हमारी एवरेज रेवेन्यू जो है वो इक्वल है एवरेज कॉस्ट के,
सर वो क्या कहाँ पे हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट? डी। सी डी। डी सर, डी। सही है। आगे चलते हैं। What would be a reason why small firms do not survive? Obviously, why they are not able to survive as they are not experiencing any sort of economies of scale. सही है, they will be producing the product, but their average cost will be too high. आगे चलते हैं। What is the implication of a dominant oligopoly following a limit pricing policy? ठीक है। अब सर होता पता है कि हमारे पास के, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डोमिनेंट ओलिगोपोली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो लिमिट प्राइसिंग का पहले तो मतलब समझ लेते हैं। कोई आइडिया लिमिट प्राइसिंग के बारे में? देखिए, लिमिट प्राइसिंग इज बेसिकली कि व्हेन अ फर्म, सही है, व्हेन अ फर्म सेट्स इट्स प्राइस, व्हेन अ फर्म सेट्स इट्स प्राइस लो इनफ, लो इनफ टू deter to deter new entrants, सही है, बट स्टिल अबव द कॉस्ट, बट स्टिल अबव द कॉस्ट। ठीक है। तो होता क्या हमारे पास के, दिस मीन्स कि जो डोमिनेंट ओलिगोपोलिस्ट हैं वो अर्न करते हैं लोअर प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन। सही है। शॉर्ट रन के अंदर वो क्या करते हैं, लोअर प्रॉफिट्स जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। सही है। बट लॉन्ग रन के अंदर सर क्या कर पाते हैं वो लोग, दे आर एबल टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन। सही है। डन। तो अब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया कि ओलिगोपोलिस्ट विल सैक्रिफाइस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसको आप लोग याद ही कर लें एक तरह से कि भाई लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी अगर हो और अगर डोमिनेंट ओलिगोपोली के बारे में पूछे तो आप क्या जो है वो आंसर जो है वो करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। सर, जी बोले। सही है। शॉर्ट रन में लोअर प्रॉफिट्स कैसे होगा, लॉन्ग रन में कंपटीशन कैसे प्रिवेंट होगा? सर असल में होता है हमारे पास के, आपके सामने है कि आप पता है क्या करते हैं जानबूझ के, सही है, नए डंपिंग का कॉन्सेप्ट याद है आपको? जी। कि सर आप क्या करते थे, जानबूझ के किसी को एंटर ही नहीं होने देते थे मार्केट के अंदर। सही है। तो जब जान अब एट द मोमेंट आप क्या कर रहे हो, लोअर प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो। सही है। आपने फुल जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। जब सब बाहर चले गए, अब आपने क्या किया, आपने वापस से अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, आपको वापस से फायदा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये है सर, सीन। हाँ इसमें और बोले। वो बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बी ऑप्शन भी कहता है कि द इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट एज राइवल oligopolies will are eliminated. से द इंडस्ट्री विल कॉन्ट्रैक्ट एज राइवल ओलिगोपोलिस्ट आर एलिमिनेटेड। सही है। असल में होता पता है कि हमारे पास के राइवल ओलिगोपोलिस्ट यहाँ पे जो नहीं है, जो नई फर्म एंटर हो रही हैं हम उसकी जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। ये बात है। आगे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट द पीईडी फॉर प्राइवेट कार। अच्छा देखें, असल में होता पता है क्या कि लिमिट प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो लिमिट प्राइसिंग का जो मेन मकसद है वो ये नहीं होता कि भाई आप अपने एलिमिनेट करें एग्जिस्टिंग राइवल्स को। ठीक है। आप ओलिगोपोली के अंदर अपने एग्जिस्टिंग राइवल को कुछ नहीं करते, आप नए आने वालों को जो है वो एंटर नहीं होने देते हो। सारा सीन ये है। ठीक है। चलें। ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिस्ट तो क्या सीन है भाई हमारे पास के, एस्टिमेट द पीईडी फॉर अ प्राइवेट कार इज वेरी लो। वेरी लो का मतलब है कि पीईडी जो है वो आपका लेस देन 1 है, इनइलास्टिक है। व्हाट वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग रोड ट्रैफिक कंजेशन? भाई रोड ट्रैफिक कंजेशन का सबसे तरीका अच्छा क्या है, ये सब्सिडी लगाओगे यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा जाएगा। इंट्रोड्यूस रोड प्राइसिंग ऑन ऑल मेन रोड, सही है, ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडीज दें, सही है, ये कॉस्टली भी है। और इसमें देखो फॉरेन से इम्पैक्ट चाहिए ना, इमीडिएट। इमीडिएट कब आएगा, तो आप बैन कर देंगे प्राइवेट कार्स को, लॉरीज को फ्रॉम टाउन सेंटर्स के, भाई यहाँ पे आओ ही नहीं। सही है। डन। अच्छा आगे चलते हैं जरा। What would help to explain why there was a reduction in wage inequality in a country during post 2008 इकोनॉमिक रिसेशन? सही है। कि वेज इनइक्वालिटी जो है वो अभी कम क्यों हो गई थी? सही है। ऑब्वियस सी बात है, वेज इनइक्वालिटी कम होने का मकसद क्या है कि हर किसी को जो है वो फेयरनेस है सोसाइटी के अंदर, क्या है, फेयरनेस है। और फेयरनेस तो जब ही होगी जब हमारे पास क्या होगी, मिनिमम वेज होगी बाय द गवर्नमेंट। इसी से ही सबको एक जैसी वेज जो है वो मिल रही होगी। ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कैलकुलेटेड? एमआरपी कैसे कैलकुलेट होता है आपको बताया हुआ है।
MPP मल्टीप्लाई बाय MR। MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैसे निकलता है आपका, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कैसे निकलता है हमारा, MPP मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल रेवेन्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। अ फर्म करेंटली एम्प्लॉयज 30 वर्कर डेली वेज ऑफ 50 ईच। सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखना। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वन एक्स्ट्रा वर्कर इज 112 पर डे। मतलब कोई भी नया वर्कर रखते हो तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 112 है, ठीक है। बाय हाउ मच विल द फर्म हैव टू इंक्रीज डेली वेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स लेबर फोर्स फ्रॉम 30 टू 31। सही है। अच्छा, कितने से उसको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा कि उसकी जो है वो लेबर फोर्स जो है वो 30 से 31 हो जाए। सही है। जी सर, क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। जी सर। एक मिनट सर। देखें, सबसे पहले तो हम अपना देते हैं कि भाई डेटा जो गिवन है, भाई करंट वर्कर्स कितने, 30 है। हर वर्कर को कितने पैसे मिलते हैं, 50 मिलते हैं। अब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, अब जरा देख लें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर का जो फॉर्मूला है, सही है, वो हमारे पास क्या है सर, कि ऑब्वियस सी बात है कि वेज ऑफ एडिशनल लेबर। सही है। प्लस हम क्या करेंगे, जी सर कोई आइडिया। सर प्लस हम क्या करते हैं भाई, इंक्रीज इन वेज मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग वर्कर्स। ठीक है। अब सर हमने क्या किया, हमारे पास जो टोटल जो खर्चा था वो कितना था, 112 था। ठीक है। हमने सर क्या करना है भाई, 50। सही है, 50। और 50 को सर क्या करना है हमें जो है वो इंक्रीज। सही, हम क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आई बात समझ। प्लस करेंगे हम लोग क्या, 30 वर्कर्स है। सही है। मल्टीप्लाई बाय, हमें ये नहीं पता, आइडिया नहीं है इसके बारे में। देखो वापस से सुन लो जरा, कि हमें इतना तो पता है कि यार फर्म करंटली 30 वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है एट $50 ईच। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है वो कितनी है आपकी, 112 है। सही है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में होता पता है कि हमारे पास के 31 है, जो कि सर क्या है आपका, कि इसने आपको बोला है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स लेबर फोर्स फ्रॉम 30 टू 31 वर्कर्स, कितने से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपनी डेली वेज को। सही है। तो आपके सामने है कि 31 अगर आप देते हो, सही, 31 अगर आपके वर्कर्स हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हमारी जो है वो वेज रेट कितनी है। पर हमें इतना पता है कि जब 30 वर्कर्स थे तो हमारी वेज रेट जो है वो 50 थी। और टोटल जो खर्चा आ रहा था वो कितना आ रहा था, 112 आ रहा था। तो अब इस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है सर, तो वेज रेट की वैल्यू आ रही है 52। कितनी आ रही है सर, 52 आ रही है। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, आंसर क्या आएगा, कि कितने से आपको जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी अपनी डेली वेज को। जी सर, टू 50 से। से अब टू से इंक्रीज करनी पड़ेगी। इन द डायग्राम एच एन इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, ठीक है, एंड फेज बाय अ फर्म एंड आर एम इज द इनिशियल मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। अब देखें ये हमेशा ये सवाल आता है। और ये जो लाइन होती है ना आपकी, ये सर आपकी क्या है भाई, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ठीक है, डन। जरा एक मिनट, और ये जो मेरी लाइन है, सही है, एक मिनट यार, ये है आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है। अच्छा, ये एक आ गई हमारे पास लाइन। ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, इसने बोला कि भाई व्हाट विल बी द फर्म्स न्यू लेबर सप्लाई
curve if the workers join a trade union and achieve a union negotiated wage of OW. सही है। अच्छा भाई, सर हमारे पास अगर कोई ट्रेड यूनियन OW सेट करता है तो मतलब कम से कम आपको ये एरिया तो देना पड़ेगा। सही है। अच्छा, हमारे पास सर देखें MCL, सही है, इज इक्वल टू ACL। ठीक है। अच्छा, अब इसने आपको ये बोला है कि भाई व्हाट विल द फर्म्स न्यू लेबर सप्लाई, मतलब एक फर्म का नया एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर कैसा होगा। सही है, अगर तो वो ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियन को, और अगर तो वो नेगोशिएट करते हैं वेज रेट को कितना, OW। सही है। तो आपके सामने है कि सर आप यहाँ तक ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, डन है। अच्छा, तो सर हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, W आ रहा है हमारे पास, K आ रहा है, और कौन सा एरिया आ रहा है बताएंगे जरा। ये पूरा एरिया आ रहा है ना, ये वाला। देखिए वापस से सुन लें इस बात को कि हमारे पास आप खुद सोचें कि अगर आप OW पे अपनी क्या कर देते हैं भाई, जो है वो वेज को सेट कर देते हैं। सही है। अब उसने आपको ये बोला है कि नया लेबर सप्लाई कर्व क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो क्या होगी। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे वेज रेट सर सेम है, ये एक परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है सर, वरना तो फिर अलग अलग ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक रेंट होता है यहाँ पे। तो जब परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है तो वहां पे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर। सही है। तो इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या है आपका, W, K और N। ठीक है, आगे चलते हैं। आउटपुट पर क्या वर्क, जी क्या बोल रहे हैं। WKN कैसे हुआ, समझ नहीं आया मुझे। चलो इसको जरा रखिए, मैं करवा देता हूँ ये आपको, पहले मैं इसको कर लेता हूँ, आगे करता हूँ, फिर मैं करवा देता हूँ। अच्छा, आउटपुट पर वर्कर, सही है, कितना है आपका, इन इंडस्ट्री इंक्रीजेज मोर स्लोली देन द इंडस्ट्रीज टोटल आउटपुट। क्या मतलब है सर इसका, कि आपकी जो आउटपुट पर वर्कर है, मतलब कि लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, सही है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज तो हो रही है पर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, तभी तो बोला है स्लो है। देन द इंडस्ट्री इन टोटल आउटपुट, मतलब जो टोटल आउटपुट है इंडस्ट्री का, सर वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी तो कम नहीं हो रही है। इंक्रीज इन ओवर टाइम वर्किंग, देखो अगर तो ओवर टाइम वर्किंग होती तो लेबर प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। आवरली वेज रेट, सही है, ऑब्वियस अगर आवरली वेज रेट होता तो फिर हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग रेट क्यों होता, एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन अ डायग्राम शोइंग अ प्रोडक्शन सर पॉसिबिलिटी कर्व, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्यों? सर क्यों नहीं, हमारे पास देखें ना कि आप यहाँ पे देखें, लेबर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट पर वर्कर, राइट, ऐसा ही है। अगर मैं आता हूँ लेट सपोज ऑप्शन ए पे, अ डिक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, तो सर होता यह है कि हमारे पास ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोडक्टिविटी इज स्टिल राइजिंग, इट इज राइजिंग बट एट अ स्लो रेट। आई बात समझ। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ तो इट इज क्यों करेक्ट, क्योंकि सर अगर आप नए वर्कर्स को ऐड ऑन करते रहोगे अपने टोटल वर्कर के अंदर, सही, आप क्या कर रहे हो, नए नए वर्कर्स को बार बार जो है वो ऐड कर रहे हो, तो इससे सर क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो बढ़ रहे होंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो आपके बढ़ रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कि आपकी जो पर वर्कर जो आपका जो आउटपुट है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, डन है। जी सर। क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आप अपने डिनोमिनेटर को ही बढ़ाते रहोगे तो आपका जितना भी आउटपुट हो आपको आंसर तो कम ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जी। on a diagram showing a production possibility curve,
व्हाट डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि सर आपकी जो है वो पोटेंशियल जो है वो चेंज हो। सही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ कर्व ये तो नहीं है। देखो लॉन्ग रन बोला है ना, तो इसका मतलब है कि आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है आपके कर्व के अंदर। सही है। चलें आगे चलते हैं। व्हेन इज इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्ट लाइकली टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सही है। जब क्या होता है हमारे पास के व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, नहीं सर, ये तो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो लैंड वगैरह को। होता यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके वही व्हेन यू आर कंसिडरिंग इक्वालिटी, यू आर कंसिडरिंग एनवायरनमेंट एज वेल, तो व्हेन इट प्रोवाइड्स द फंड्स टू फाइनेंस क्लीनर प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें कोई जो है वो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, which item in the table are classified as foreign aid? सर फॉरेन एड का मतलब क्या होता है? बाहर से पैसे है। तो क्या वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं। क्या वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है? यस। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज है वो। भाई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक और बॉन्ड्स का। ठीक है। कंट्री एक्स। अच्छा अभी ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा सुनना है ये बात को। कंट्री एक्स जो है, लिविंग स्टैंडर्ड्स आर कंपेयर्ड विद कंट्री वाई लिविंग स्टैंडर्ड यूजिंग रियल जीएनपी पर हेड कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर। ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है परचेजिंग पावर पैरिटी का। सही है। आ जाए। होता क्या हमारे पास के देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो बेसिकली ये बताता है कि भाई एक जगह पे प्राइस कितनी है। सही है। तो दूसरे कंट्री में वो प्रोडक्ट हमें जो है वो कितने का जो है वो पड़ रहा है। ये क्या होता है आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। लेट सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज हमारे पास स्लाइड्स हैं, और स्लाइड्स जो है वो आपको यूएस के अंदर मिल रही हैं $10 की। ठीक है। वही स्लाइड को अगर हम लोग देखें तो वो आपको यूके के अंदर मिल रही हैं, लेट सपोज अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो मिल रही है हमें $8 की। तो इसका मतलब क्या है कि एक जगह पे वो ओवर वैल्यू हुआ हुआ है, और एक जगह पे ये क्या हुआ हुआ है आपका अंडर वैल्यू जो है वो हुआ हुआ है। देखें वापस से जरा इसको मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, ये एक ऐसी थ्योरी है जो बोलती है लॉन्ग रन के अंदर एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो एडजस्ट हो जाएं, सो दैट जो भी आइडेंटिकल गुड्स जो भी आप बेचे ना, सेम प्रोडक्ट्स जो आप बेच रहे हो, उन सबकी कॉस्ट जो है वो सेम जब हम कन्वर्ट करें। तभी आप देखते होगे कि जब हम लोग कोई भी एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब हम दुबई में खरीदें, हम पाकिस्तान में खरीदें, हम यूएस में खरीदें, हमारे जेब से उतने पैसे ही जो है वो निकल रहे होते हैं। सही है। कि भाई लेट सपोज इफ अ बास्केट ऑफ गुड्स कॉस्ट $100 इन द यूएस। सही है। और ये कितना है आपका पाउंड 80 इन यूके। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो है वो कितना होगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 80। इसका मतलब क्या हुआ 1.25 यूएसडी। सही है। ओवर पाउंड। ठीक है। जिस इसका मतलब ये है कि $1.25, सही है, शुड एक्सचेंज कितना £1 इफ परचेजिंग पावर पैरिटी आप जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है। डन है। अच्छा।
अब देखिए इसमें ना एक एग्जाम्पल भी जरा आप सुन लें। एक और एग्जाम्पल है कि एक 1996 में एक इकोनॉमिस्ट थे भाई, सही, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि परचेजिंग पावर पैरिटी का विद बिग मैक, सही है, मैकडोनल्ड का बिग मैक। कैसे? उसने देखो, बिग मैक जो है वो मोस्टली सेम होता है वर्ल्ड वाइड, सही है, उसकी प्राइसेस कंपेयर्ड अक्रॉस द कंट्रीज। तो अगर हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी को होल्ड अप करेंगे तो एक्सचेंज रेट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा बिग मैक को, सही है, और हर जगह उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास बिग मैक की प्राइस में तो ज्यादा चेंज आ रहा है अक्रॉस कंट्रीज, सही है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक करेंसी ओवर वैल्यूड है या तो एक करेंसी जो है वो अंडर वैल्यूड है। इसको देख लेते हैं जरा वापस से कि हमारे पास, ये देखें यहाँ पे कि यूएस के अंदर एक यूएस है और एक अपने पास इंडिया है। जो प्राइस है वो कितनी है आपकी, $5.0, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसकी जो प्राइस है वो है आपकी, लेट सपोज, ₹200 INR। सही, कि भाई इंडिया के अंदर होता यह है कि भाई आपका जो प्राइस है वो 200 है और यूएस के अंदर प्राइस कितनी है, $5। अभी हम लोग ये बात करते हैं कि जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो ये चल रहा है कि इसका $1 और इसके कितने आपके 80 INR। सही है, आ गई बात समझ या नहीं, क्लियर है? जी सर। तो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो यूएसडी के अंदर जो प्राइस आ रही है, यूएसडी में जो प्राइस आ रही है, तो यहाँ पे तो आप जो है वो $5.00 ही पे कर रहे हो, पर एक बाहर का फॉरेन कंज्यूमर अगर इंडिया आएगा तो वो अपनी जेब से कितने पैसे दे रहा होगा, वो अपनी जेब से दे रहा है $2.50। कितने दे रहा है, $2.50 दे रहा है अगर कोई फॉरेन कंज्यूमर इंडिया आता है और बिग मैक को खरीदता है, सही है। बट वही चीज यूएस के अंदर वो कितने की पड़ रही है, $5 की पड़ रही है। जी बोले। जी सर, बोला कुछ आपने? नहीं सर, उसमें 2.50 पॉइंट्स। कि आप खुद देखें कि हमारे पास $1 जो है वो कितने का है, 80 का है ना, 80 INR का है। तो इसका मतलब है कि 200 INR के लिए कितने डॉलर्स हुए, 2.5 हुए ना यार, सही है। ठीक। आई बात समझ? तो सर अब पीपीपी ये बोलता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, कि भाई उसूलन ये गलत है। सही क्या होना चाहिए कि हमारा जो आपस में जो इनका जो ये जो चीज है 80 INR, अब ये क्या शोकेस कर रहा है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या है, अंडर वैल्यूड है, सही है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी ये बोलेगा कि भाई इसको सही करो और हमारा INR जो है वो 40 INR होना चाहिए, ताकि अगर हम लोग कोई भी रेट रखें तो वो सेम रेट हो, ठीक है। तो ये एक पूरी कहानी थी, बहुत उसमें देख लिया, आगे चलते हैं। कन तो सर अभी अभी तो क्वेश्चन पढ़ते हैं आज। कंट्री एक्स जो है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स वर कंपेयर्ड विद कंट्री वाइज लिविंग स्टैंडर्ड्स यूजिंग रियल जीएनपी पर हेड कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर्स, सही है। तो कंट्री एक्स वाज रैंक्ड अबव कंट्री वाई, सही है। क्यों हुआ होगा ऐसा हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअल मार्केट एक्सचेंज रेट्स वर यूज रादर देन परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स। ओके, विच फैक्टर माइट हैव कॉज दिस रैंकिंग टू बी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो सर इसी सिचुएशन में जो है हमारे पास जो है वो हो सकती है, ठीक है। जी सर। चलें आगे चलते हैं जरा। हमारे पास इन 2007 टर्की हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 73 मिलियन। अच्छा भाई, अब क्या हो रहा है हमारे पास के इट्स लेबर फोर्स वाज 36 मिलियन, ठीक है, ऑफ विच 12 मिलियन वर ट्रेन फॉर द प्राइमरी सेक्टर, सही है। 24 मिलियन वर ट्रेन फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, क्या, एंड टर्शरी के लिए बोथ,
and the unemployment rate was 10%. What was the number of people unemployed? कितने लोग unemployed थे? तो फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का फॉर्मूला था, सही है, अनएम्प्लॉयड जो कि हमें यहाँ पे चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पास गिवन है, दैट इज 10%। अनएम्प्लॉयड मुझे पास एक्स है, और टोटल लेबर फोर्स कितनी है? टोटल लेबर फोर्स जो है वो मेरी आ रही है, लेबर फोर्स ने बोला है ना कि 36 मिलियन है, सही है। तो 36 मिलियन का अगर आप 10% लेते हैं तो कितना है? 3.6 आ गया, इजी। एन इकोनॉमिक मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ रियल जीडीपी, मतलब दैट इज एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, fell from 30% in 1970 to 12% in 2016. What type of unemployment would result this? सर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास क्या हुआ होगा कि 30% से आप आ गए हो 12% के अंदर, सही है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जो है वो सर क्या हो रही है, डिमांड जो है वो खत्म हो चुकी है, तभी तो इतना ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। ओपन इकोनॉमी सर, जहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होती है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल, सही है, डन है। अच्छा, क्या बात कर रहे थे, हाँ, इंक्रीजेस बाय 100, इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इंक्रीजेस बाय 300। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डन है। सर हमारे पास क्या हो रहा है कि इसने बोला नेशनल इनकम कितने से बढ़ जाती है, 300 से बढ़ जाती है, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, वो कितने से बढ़ रही है सर आपकी, 100 से इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या आया मेरा, 3 आ गया। अब सर हमारे पास क्या हो रहा है कि अक्सर बच्चे लिख देते हैं सर द एक्सेलरेटर इज 3, भाई ऐसा नहीं होगा, हमें क्या कर रहे हैं, 1/1 - c, ठीक है। तो सर हमारे पास क्या हुआ, मल्टीप्लायर आ गया, 3 आ गया, सही है, 3 = 1 - c, कितना आ रहा है सर ये मेरे पास, ये यहाँ पे आ गया 3 - 3c = 1, सही है, 3c = 1 + 3, सॉरी, -3। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, आंसर आ रहा है यहाँ पे -3c, और यहाँ आ रहा है आपका -2, माइनस माइनस कैंसिल, c = 2/3। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू क्या है अभी ये, कंज्यूम है, ठीक है, इस 2/3। आगे चलते हैं। द डायग्राम आउटलाइन द मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, सही है, फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन क्वांटिटेटिव ईजिंग, की एक्शंस हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द प्रोसेस। सर मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो काम करना आए हैं दैट इज टू इंक्रीज मनी सप्लाई, एंड मनी सप्लाई इज इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन योर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास कंजम्पशन भी बढ़ेगी और हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ रही होगी। तो सेंट्रल बैंक सर क्या करेगा, बेसिकली मनी सप्लाई को बढ़ाना है ना मुझे, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बाय करेगा गवर्नमेंट से एसेट। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट सर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है जो है वो गिर जाएंगे, क्योंकि लोग जो है वो नहीं करेंगे ना यार। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो सर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। सर जब हमारे पास जो है वो कंजम्पशन बढ़ेगी तो आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे दे विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड दे विल बी इन्वेस्टिंग मोर। सही, तो करेक्ट आंसर क्या हो हमारे पास, सही है, बाय फॉल एंड राइज। इन कीनेसियन मॉनेटरी थ्योरी, when will an increase in the supply of money not causes a fall in interest rate? सर एक चीज याद रखें कि जब कभी भी हमने ये बोला कि सप्लाई ऑफ मनी विल नॉट बी कॉजिंग फॉल इन इंटरेस्ट रेट, सही है, जब कभी भी हमारे पास क्या होगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जब आप लोग है लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर है, कि अब आपका जितना भी जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़े या कम हो, अब आपको जो है वो इसमें फर्क नहीं लग पड़ता, ठीक है, डन है। चलिए तो सर क्या हो सकता है आंसर इसका, चले आ जाए। तो सर हमारे पास जो है, आप खुद सोचें कि अकॉर्डिंग टू कीनेजियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी,
आपकी जो डिमांड फॉर मनी है वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे, टी प्लस पी प्लस एस। ठीक है, तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्केड्यूल जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग जो है वो पैसे जो है वो होल्ड करेंगे, सही है, कैश की फॉर्म में रादर देन बाइंग बॉन्ड्स। तो इस सिचुएशन के अंदर आपका मनी सप्लाई जो है बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने पैसा अपने पास एक्स्ट्रा ऐसे ही रखा हुआ है, ना वो लेंड कर रहे हैं ना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन होती है आपकी कौन सी भाई, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। आगे चलते हैं, डायग्राम शोज, सही है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। ठीक है, अच्छा भाई, व्हाट वुड बी द सर मोस्ट लाइकली टू कॉज, जी बोले। सर ये इफ द लिक्विडिटी प्रेफरेंस स्केड्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, ये कैसे हुआ लाइक? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब असल में ये होता है कि सर हमारे पास जो है, लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोगों के पास पैसे हैं, बट दे आर प्रेफरिंग टू होल्ड मनी रादर देन इन्वेस्टिंग और रादर देन कंज्यूमिंग एनीथिंग। ठीक है, तो हमारे पास सर होता है पता है, जी जी बोले। तो ये और ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए लाइक? असल में होता ये है कि लोगों के पास है ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, सही है, डिस्पाइट इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, वो लोग इंटरेस्ट रेट ना कम हो रहे होते हैं, उल्टा लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपने पास पैसे सेव करके जो है वो रखे हुए होते हैं, डिस्पाइट इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। लोग सेविंग कर रहे होते हैं क्योंकि लोगों को डर होता है कि यार ऐसा नहीं हमारे हालात खराब हो जाएं आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। सही, चलें, हम लोग कहाँ पर थे सर, हम लोग थे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थे, जो कि सर आपका कौन सा पॉइंट था, एक्स का पॉइंट। ठीक है, चलें, तो सर अब क्या हुआ हमारे पास कि इसने बोला व्हाट, अच्छा पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पे आना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको अपनी एस आर ए एस को जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट मारना है। बड़ा आसान है कि ऑब्वियस सी बात है कि एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रांसफर पेमेंट, सर इसका कोई लिंक नहीं है, सही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात आ रही है, ये हम यूजुअली जो है वो एग्रीगेट डिमांड की जो है वो फिर बात करेंगे। एन इंक्रीज इन इनकम टैक्स, भाई अब इनकम टैक्स बढ़ेगा तो ये तो आपकी एग्रीगेट डिमांड पे इम्पैक्ट लेके आएगा ना, आपकी कंजम्पशन कम होगी यार। एन इंक्रीज इन एवरेज वेज रेट, भाई अगर वेज रेट बढ़ेगी तो आपके क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, एस आर एस जो है वो कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यस सर करेक्ट आंसर, प्रोडक्टिविटी होगी, कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, वेस्टेज कम करेगा। टेबल आइडेंटिफाइज, सही है, पेयर्स ऑफ पॉसिबल गवर्नमेंट एम्स। ठीक है, अच्छा भाई, इन विच केस इज अचीवमेंट ऑफ एम वन लाइकली टू बी कंसिस्टेंट विद द अचीवमेंट ऑफ एम टू। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास जो है वो इस पे आ रहा है 29 पे, तो अगर तो हायर एक्सचेंज रेट, सही है, इस एक्सचेंज रेट के ऊपर, सही है, एंड बी मेकिंग एक्सपोर्ट, आई बात समझ। तो हम दूसरा हमने बात करी भाई इन्फ्लेशन है, सही है, तो ऑब्वियस सी बात है, और हायर रेट ऑफ सेविंग है, ओ सॉरी, लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है विद बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन पढ़े, इन विच केस इज अचीविंग एम वन इज लाइकली टू बी कंसिस्टेंट विद एम टू, कहाँ पे जो है वो कंसिस्टेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, सही है, बताएं सर क्या हो सकता है। पर बी। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, मसला ये है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, सही है, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है हायर रेट ऑफ सेविंग नहीं होगी, क्योंकि जो रिच होगा वो ज्यादा जो है वो क्या कर रहा होगा, लोगों को सपोर्ट कर रहा होगा। लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि सर आपके एक्सपोर्ट्स विल बी कंपेरेटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड योर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी गोइंग इन द सरप्लस, तो करेक्ट आंसर इज आपका बी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स, सही है, इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, सर रिजल्ट फ्रॉम अ डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, नहीं सर, वो क्या करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, वो लोग अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ा रहे होते हैं, बाकी सारी चीजों
को नहीं जो है वो देख रहे होते हैं। ठीक है, डन है। जी सर। यहाँ तक कोई मसला है? सर इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, ये रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्यों नहीं हो सकता?